तो एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जैसा सबने सस्पेक्ट और फियर किया था, जो उंगली है ब्लेम की वो एक बार फिर से पायलट्स की तरफ पॉइंट करी जा रही है। उन पायलट्स की तरफ जो अपने आप का डिफेंस करने के लिए अभी जीवित भी नहीं है। चलिए आपको सेकंड बाय सेकंड लेके चलते हैं और समझाते हैं इस प्राइमरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में। इस वीडियो को देखते हैं जहां प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। प्लेन जब से टेक ऑफ करता है यानी ग्राउंड को छोड़ता है, वहां से काउंटडाउन शुरू करते हैं। 4 सेकंड बाद, टेक ऑफ के ठीक 4 सेकंड बाद फ्लाइट का एक इंजन का फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने का एक बटन होता है जो थ्रस्ट के जस्ट नीचे होता है। चौथे सेकंड पर एक इंजन का फ्यूल सप्लाई रन से कट ऑफ पोजीशन पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है हमें नहीं पता। इसके ठीक 1 सेकंड बाद यानी 5वें सेकंड पर दूसरे इंजन के जो स्विच है उसके साथ एग्जैक्टली सेम बिहेवियर होता है और वो भी रन से कट ऑफ पे पहुंच जाता है। अब इस समय दोनों ही इंजन्स में फ्यूल टोटली कट ऑफ हो चुका है। ऐसे ये स्विच में मूवमेंट क्यों हुआ अभी भी हमें नहीं पता। अब इसके महज 2-3 सेकंड बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक आवाज रिकॉर्ड होती है जहां पायलट 1 दूसरे पायलट से बोलता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ। विदेशी मीडिया ने इसी एक सेंटेंस के ऊपर अपनी सारी की सारी कहानी आधारित कर दी और बोल दिया कि चूंकि पायलट 1 ने पायलट 2 को बोला कि तुमने क्यों फ्लाइट का फ्यूल कट ऑफ किया, तो इसका मतलब यह है कि पायलट 2 दोषी है। किसी ने बोला उसकी मानसिक स्थिति खराब है, किसी ने बोला उसको इलाज की जरूरत थी। दुनिया भर के आरोप पायलट 2 के ऊपर लगने शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद भी पायलट 2 ने कुछ बोला जिसको सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पायलट 1 के इस सवाल पे पायलट 2 ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू इट। उसने बोला कि मैंने ये नहीं किया। अब इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है और वो ये कि ये जो स्विच हैं दोनों अपने आप रन से कट ऑफ पर चले गए। अब इस डायमेंशन पे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि सबको पायलट्स को ब्लेम करना है। इसके 2-3 सेकंड बाद रैम एयर टरबाइन यानी RAT डिवाइस लग जाती है। फिर वो दूसरी रिकॉर्डिंग आती है जो किसी ने अपनी छत से ली थी, जहां पर हमें प्लेन के इंजन की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ रैम एयर टरबाइन की आवाज आ रही है, यानी इंजन पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके थे। लेकिन हमारे पायलट हीरोज थे। उसके 2-3 सेकंड बाद भी जब प्लेन नीचे जा रहा है तेजी के साथ और उम्मीद खत्म होती जा रही है, दोनों पायलट तब भी कॉकपिट में संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष करते हैं, कट ऑफ से वापस रन दोनों ही स्विचेस को उठाते हैं, शायद ऐसा बार बार करते हैं, और इंजन्स को फायर अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंजन्स डीएक्सेलरेट हो चुके हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, इंजन 1 एक्चुअली दोबारा रन करना शुरू हो जाता है, यानी रिकवरी शुरू हो गई थी। लेकिन इंजन 2 ऐसा करने में कारगर नहीं होता है उतने समय में जितने समय में प्लेन नीचे जाते हुए उस हॉस्टल में टकरा जाता है जहां कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। इसके ठीक पहले मेडे मेडे की कॉल भी पायलट ने दी थी टावर को। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्विच रन से कट ऑफ पे दोनों स्विच कैसे चले गए। विदेशी मीडिया ने बड़े आसानी से इसको पायलट पे ब्लेम कर दिया। बोइंग की तो साहब कोई गलती नहीं होती है, पायलट ही ऐसे थे, मानसिक स्थिति खराब थी, उन्होंने कर डाला। तो अब मैं बात करता हूं उस फैक्ट के बारे में जिससे बोइंग के फ्लाइट में ही कुछ प्रॉब्लम थी, ये बात और एस्टैब्लिश होती है। कहानी है दिसंबर 2018 की। उस समय फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, ये अमेरिका की नागरिक उड्डयन व्यवस्था की गवर्नमेंट बॉडी है, ने एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की FAA ने यह चेतावनी दी कि बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो लॉकिंग सिस्टम है उसमें एक डिजाइन फ्लॉ है। जी हाँ, डिजाइन फ्लॉ है उसी फ्यूल कंट्रोल स्विच में जो 4 सेकंड और 5 सेकंड बाद अपने आप रन से कट ऑफ चले गए थे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्विच लॉकिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि गलती से जो स्विच है वो रन से कट ऑफ पे ना चला जाए। इसलिए इस स्विच को उठा करके तब पोजीशन चेंज करनी होती है। आप इसको बिजली के स्विच की तरह ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। और FAA ने यह फाइंड किया कि ये लॉकिंग फीचर खुद से ही डिसएंगेज हो जाता है और फ्यूल को रन से कट ऑफ में डाल देता है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक फ्लॉ है क्योंकि जब भी रन से कट ऑफ में अपने आप ये फ्यूल स्विच जाएगा तो पायलट को तो पता भी नहीं चलेगा और कुछ सेकंड लगेंगे उसको समझने में कि हुआ क्या। और वही कुछ सेकंड बहुत हैं किसी प्लेन को कम हाइट से धरती में एक्सीडेंट करा देने के लिए। लेकिन FAA ने इसी फ्यूल स्विच कंट्रोल में ही एक बहुत भारी दोष पाया।
और इस दोष के कारण, इस लॉक के फॉल्ट के कारण जो फ्यूल स्विच था वो अपने आप रन से कट ऑफ में जाने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉक था वो एग्जैक्टली हूबहू वही लॉक था जो 737 में लगता है और जिस लॉक में FAA ने फॉल्ट फाइंड करके एक चेतावनी भी जारी करी थी। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के FAA की वार्निंग के बाद भी एयर इंडिया ने इस स्विच लॉक का कुछ क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये मिलता है कि FAA ने सिर्फ एक बुलेटिन जारी किया था, वो सिर्फ एक एडवाइजरी थी, कोई जरूरी निर्देश साथ में दिए ही नहीं थे। तो इसीलिए एयर इंडिया ने इसे लागू नहीं किया। उनका कहना था कि ये सलाह है, अनिवार्य नियम नहीं है। और आज हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो दिल दहला देता है। अगर किसी ने उस स्विच को वाकई चेक किया होता तो क्या यह हादसा टल सकता था? अगर किसी ने उस एडवाइजरी पे ध्यान दिया होता तो क्या लगभग 300 लोगों की जान, निर्दोष लोगों की जान बच सकती थी? अभी भी जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स का डेटा और सिस्टम रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं, उनसे नए नए निष्कर्ष निकलते रहेंगे। लेकिन हमें भारतीय होने के नाते एक चीज याद रखनी होगी कि 2 भारतीय पायलट्स को दोषी बनाना बड़ा आसान है, किसी भी विदेशी मीडिया के लिए बहुत आसान है, किसी बड़ी विमान कंपनी के लिए बेहद आसान तरीका यही है। लेकिन सच कॉर्पोरेट माइट और मनी के सहारे झुकाया नहीं जा सकता। 241 लोग उस जहाज पर और लगभग 50 लोग जमीन पर। इन 300 लोगों के परिवारों को हम उनकी खोई हुई परिवारजनों को वापस तो नहीं कर सकते। हम उस माँ को उसका बच्चा वापस नहीं कर सकते जिसको उसने एयरपोर्ट पे आकर के विदा किया। हम उस डॉक्टर के परिवार को भी अब वापस नहीं बचा सकते, पूरा परिवार साफ हो गया। हम उस पायलट को भी नहीं वापस ला सकते जिनके बूढ़े पिताजी उनका इंतजार अपनी अंतिम घड़ी तक करते रहेंगे। हम उन एयर होस्टेस को वापस नहीं ला सकते जो भारत के दूर दूर के प्रदेशों से आकर के इस ब्राइट चमकीले करियर में अपना पूरा मेहनत दे रही थी। लेकिन हम सच को बचा सकते हैं और सच को बचाने का ही सारा संघर्ष है। जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके ऊपर दोष देना सबसे आसान काम है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी वकालत नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति वकील नहीं बन पाते, अपने भी नहीं बन पाते। लेकिन इस पूरे सिलसिले में बोइंग की भूमिका पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों ऐसा है कि जो 2018 के सर्कुलर की बात मैं आपको बता रहा हूं उसको कोई नहीं बता रहा, कोई विदेशी मीडिया नहीं बोलती इस बारे में। क्यों नहीं बताते उस नाइजीरिया के इंसिडेंट के बारे में जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप सबको बताया था? क्यों एक ऑर्गेनाइज तरीके से सच को छुपाने और दबाने और दोष इधर से उठा करके उधर लगाने की प्रयास किया जा रहा है? क्यों ऐसा है कि एयर इंडिया भी अपने खुद के पायलट को डिफेंड नहीं कर रही? क्या कारण है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बस 2 कॉमन इंडियंस थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, मिडिल क्लास से निकले, पढ़ करके, ट्रेनिंग ले करके, लोन पे पढ़े होंगे। उनके माँ बाप ने पूरी जान लगा दी होगी उनको उस यूनिफॉर्म तक पहुंचाने के लिए। इन पायलट्स के परिवार अशक्त नहीं है। वो बोइंग जितने अमीर तो नहीं होंगे, लेकिन उनके पास 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं हैं। मुझे नहीं पता सच क्या है, सच क्या निकलेगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो फैक्ट है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है और हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक चीज और जो साफ दिख रही है वो ये है कि इन पायलट्स को पूरी घटना का दोषी ठहराने के पीछे गहरी साजिश दिखती जा रही है। और जब तक पूरा का पूरा सच सामने नहीं आ जाता तब तक जल्दबाजी में हमें बोइंग या एयर इंडिया या किसी भी और कंपनी को क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए। अब इस घटना को पूरी इंटेग्रिटी, पूरी निष्ठा के साथ जांच करना इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े।